हेलो गुड इवनिंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का होम साइंस वर्ल्ड में। आज की क्लास में हम लोग होम साइंस के एमसीक्यू सॉल्व करने वाले हैं जो आपके होम साइंस की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी होंगे। तो आइए देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, जब तंतु को काटकर सूत यानी यार्न बनाने के बाद उसकी रंगाई की जाती है तो उसको क्या कहा जाता है। जब तंतु को काटकर यानी यार्न बनाने के बाद जब उसका धागा बन जाता है उसके बाद जो रंगाई की जाएगी उसको क्या कहा जाता है। ऑप्शन है स्टॉक रंगाई, टॉप रंगाई, सूत्र रंगाई या फिर क्रॉस रंगाई। तो क्या कहा जाता है ऐसे धागे को। तो इस प्रकार के धागे को यार्न, नाम से स्पष्ट हो रहा है, सूत्र रंगाई इसे कहा जाता है, यार्न डाइंग। ठीक है, इसमें क्या होता है, जब तंतु को काटकर यानी सूत को काटने के बाद जब रंगाई की जाती है तो उसको सूत्र रंगाई यानी यार्न डाई कहते हैं। ठीक है, स्टॉक रंगाई क्या होता है, जब वस्त्र तंतु की कताई से पूर्व तंतु अवस्था में रंगा जाता है, यानी कि उसकी तंतु को पूर्व तंतु अवस्था में ही जब उसको रंगा जाता है कताई से पहले ही, तो उसको स्टॉक रंगाई कहते हैं। टॉप रंगाई क्या होती है, इस प्रकार की रंगाई में बटे हुए वस्त्रेड ऊन में की जाती है। ठीक है, टॉप ऐसे ऊन को कहते हैं जिसमें से छोटे तंतु पृथक करने हेतु कंघी करने की क्रिया की गई हो, यानी जो छोटे छोटे रेशे होते हैं ऊन के या वस्त्रेड ऊन के, तो उनको जब अलग करने के बाद कंघी करने की क्रिया की गई हो, फिर उनमें जो रंगाई की जाती है उनको टॉप रंगाई कहते हैं। क्रॉस रंगाई में क्या होता है, इसमें विभिन्न प्रकार के तंतुओं को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद रंगाई करेंगे क्रॉस रंगाई में। तो चारों ही आपको समझ आ गए होंगे। स्टॉक रंगाई में वस्त्र तंतु की कताई से पूर्व रंगा जाता है। टॉप रंगाई में जो छोटे छोटे रेशे होते हैं ऊन के, उनको रंगा जाता है, उनको छोटे तंतुओं को पृथक करने हेतु कंघी करने की क्रिया के बाद उनको रंगा जाता है, टॉप रंगाई होती है। सूत्र रंगाई में जब तंतु को काट कर सूत बनाने के बाद, ठीक है, अब तंतु कट गया, उसका सूत बनाने के बाद जो रंगाई होगी वो होगी यार्न डाइंग। ठीक है, क्रॉस में होगा सभी तंतुओं को मिश्रित करने के बाद रंगाई करना। नेक्स्ट है नेफ्थॉल रंग है। नेफ्थॉल किस प्रकार का रंग है। ऑप्शन है वनस्पतिज है, प्राणिज है, खनिज है, कृत्रिम या संश्लेषित है। तो किस प्रकार का है, तो देखिए नेफ्थॉल जो होता है सिंथेटिक रंग होता है, यानी कृत्रिम या संश्लेषित रंग हम जिसे कहते हैं। कैसा रंग है ये, कृत्रिम है। और कैसे होते हैं, बहुत ही पक्के रंग होते हैं, ये पक्के होते हैं, स्थायी होते हैं। ठीक है, स्थायी होते हैं, पक्के होते हैं और पानी में ये अघुलनशील होते हैं। ठीक है, कैसे होते हैं, अघुलनशील होते हैं। क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, कि कोई सा भी कलर पूछ लिया जाता है और ये पानी में कैसे होते हैं, घुलनशील, अघुलनशील। तो ये कैसा रंग है, नेफ्थॉल पानी में अघुलनशील होता है। इसे घुलनशील बनाने के लिए कास्टिक सोडे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो नेफ्थॉल कैसा है, पक्का है, स्थायी है, पानी में अघुलनशील है। ठीक है, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होगा। किसका होगा, ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन। तो किसका ऊष्मीय मान सबसे अधिक होता है। तो देखिए कार्बोहाइड्रेट का आपको पता है 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ठीक है, 4 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। वही प्रोटीन से भी इतनी ही मिलती है, लेकिन फैट से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो सबसे ज़्यादा ऊष्मीय मान किसका हुआ, फैट का, यानी राइट आंसर जो होगा आपका ऑप्शन बी होगा। नेक्स्ट है पीटर पैन प्रकार है, पीटर पैन किसका प्रकार है। ऑप्शन है कॉलर का है, पैटर्न का है, स्लीव का है, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो पीटर पैन किसका प्रकार है, तो ये कॉलर का प्रकार होता है। किस प्रकार का कॉलर होता है, यहाँ पर आप देखिए ये इस प्रकार का पीटर पैन ये होता है। ठीक है, और गोलाकार होता है। ये क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, पीटर पैन पूछ लेगा किस प्रकार का होता है, गला कैसा होता है, तो गोलाकार इसका गला होता है। और अलग से यहाँ पर आप ये देख रहे होंगे, ये जो डिजाइन है इसको अलग से लगाया जाता है। ठीक है, पीटर पैन क्या है, कॉलर है और इस प्रकार का ये कॉलर होता है। पिक्चर में आप देख लीजिएगा, क्वेश्चन आएगा तो आप कर लेंगे। पूछ लेता है वी आकार का है, गोलाकार होता है, तो ये अलग से लगाया जाता है, इसी को पीटर पैन कॉलर बोलते हैं। नेक्स्ट है कॉफी में प्रयुक्त होने वाली सबसे आम मिलावट है। ऑप्शन है इमली के बीज का चूर्ण, खजूर के बीज का चूर्ण यानी चूर्ण, तरबूज के बीज का चूर्ण या
ऊपर के सभी। तो किस प्रकार की कॉफी में प्रयुक्त होने वाली आम मिलावट होती है? तो ये इमली का जो बीज होता है उसी का चूर्ण बना के कॉफ़ी में इसकी मिलावट की जाती है। इमली के बीज का पाउडर जो होता है उसको मिला दिया जाता है। और मिलावट की पहचान यदि आपको करनी है तो क्या करते हैं, कॉफ़ी पाउडर को पानी में मिलाया जाता है। यदि शुद्ध है तो कॉफ़ी हमेशा पानी की सतह पर तैरती रहेगी। यदि उसमें मिलावट की गई है तो वो जो कॉफ़ी है वो पानी में डूब जाती है। यानी कि उसमें यदि इमली के बीज का चूर्ण है तो वो क्या होगा, कॉफ़ी में पानी में डूब जाएगा। यदि वह शुद्ध कॉफ़ी पाउडर है तो वो पानी में ऊपर तैरता रहता है। तो ये इसकी पहचान होती है। और कॉफ़ी में किस प्रकार की मिलावट की जाती है, इमली के बीज का चूर्ण इसमें मिलाया जाता है। नेक्स्ट है, बाल विकास की अवस्थाओं को सही क्रम में लिखिए। तो कुछ बाल विकास की अवस्थाएं दी गई हैं। ऑप्शन है एंटीनेटल, प्रीनेटल, नियोनेटल, शैशवावस्था, टॉडलर अवस्था। तो इनको सीक्वेंस में आपको लगाना है। तो देखिए, एंटीनेटल कौन सी होती है, प्रसव पूर्व की अवस्था। ठीक है, प्रसव पूर्व की अवस्था होती है। प्रीनेटल कौन सी होती है, 228 दिन की जो अवस्था होती है, 9 महीने की जो अवस्था होती है वो प्रीनेटल कहलाती है, यानी जन्म से पूर्व की अवस्था। ठीक है, जन्म से पूर्व की अवस्था कौन सी है, प्रीनेटल है। और प्रसव पूर्व की अवस्था एंटीनेटल है। उसके बाद आती है आपकी नियोनेटल। कौन सी अवस्था होती है, नियोनेटल होती है आपके जन्म से 30 दिन की अवस्था बच्चे की। ठीक है, शेष अवस्था हो गई। शेष अवस्था कब से कब तक की होती है, जिसे बेबीहुड बोलते हैं। दूसरे सप्ताह से 2 वर्ष तक की जो अवस्था होती है वो आपकी कहलाती है शेष अवस्था। टॉडलर कौन सी होती है, तो टॉडलर अवस्था होती है आपकी 24 से 28 महीने की अवस्था। ठीक है, नियोनेटल आपकी होती है, नियोनेटल जन्म से 30 दिन की अवस्था। प्रीनेटल प्रसव जन्म से पूर्व की अवस्था प्रीनेटल। और एंटीनेटल प्रसव पूर्व की अवस्था होती है। तो इसमें ऑप्शन आपका कौन सा सही होगा, बी। इसमें ऑप्शन आपका राइट आंसर बी होगा। ठीक है, सबसे पहले प्रीनेटल आएगी, फिर उसके बाद एंटीनेटल आती है जो प्रसव पूर्व की अवस्था होती है, फिर न्योनेटल आती है जो कि जन्म से 30 दिन की अवस्था होगी, फिर शेष अवस्था आएगी। शेष अवस्था आपकी कब से कब तक की होगी, दूसरे सप्ताह से लेकर 2 वर्ष तक की। टॉडलर अवस्था 24 से 28 महीने की होती है। नेक्स्ट है, मार्थंडम योजना का प्रारंभ किया गया था। तो मार्थंडम योजना का प्रारंभ कब किया गया था, ऑप्शन है 1920 में, 1922 में, 1925 में, 1928 में। एक्सटेंशन एजुकेशन का एक क्वेश्चन है। तो देखिए, मार्थंडम योजना कब आई थी, 1928 में आई थी। किसके द्वारा ये लाई गई थी, स्पेंसर हे के द्वारा। ठीक है, क्वेश्चन पूछे जाते हैं स्पेंसर हे के द्वारा। और मार्थंडम जो है ये कहाँ पर है, केरल के त्रिवंतम में है ये मार्थंडम। और इसका उद्देश्य क्या था, ठीक है, उद्देश्य भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन में। तो इसमें क्या था, इसमें प्रदर्शन जो है केंद्र उनकी स्थापना की गई थी। ठीक है, मार्थंडम योजना में प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना की गई थी, जैसे कि प्रदर्शन कराने हेतु खेत हो गया, ठीक है, मुर्गी पालन हो गया, गौशाला हो गया। वहाँ पे किसानों को ले जाया जाता था और सिखाया जाता था कि किस तरीके से सेरिकल्चर होता है, किस तरीके से बीज बोना है, किन किन इक्विपमेंट्स का यूज़ करना है। तो इसमें प्रदर्शन केंद्रों की स्थापना की गई थी। और इसका क्या उद्देश्य था, सर्वमुखी विकास की स्थापना करना इसका उद्देश्य था। मार्थंडम योजना 1928 में आई स्पेंसर हे के द्वारा। और मार्थंडम कहाँ पर है, केरल के तिरुवनंतपुरम में है। ठीक है, नेक्स्ट है, प्रसार शिक्षा को एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया कौन मानता है। कौन मानता है कि प्रसार शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ऑप्शन है पीटी कृष्णाचारी, डॉक्टर रणजीत सिंह, डगलस एन स्मिंजरे या जेपी लागोस। तो ऐसा जेपी लागोस ने कहा है कि प्रसार शिक्षा एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। नेक्स्ट है, ब्लड ग्लूकोज लेवल किस प्रकार के हार्मोन से बढ़ता है। किस प्रकार के हार्मोन से बढ़ता है ब्लड ग्लूकोज लेवल जो होता है ये किस प्रकार के हार्मोन से बढ़ता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा ग्लूकागॉन से। देखिए, जो ग्लूकागॉन है इस हार्मोन्स के द्वारा रक्त में ग्लूकोज के स्तर में वृद्धि हो जाती है। यकृत वह मांसपेशियों में उपस्थित जो ग्लाइकोजन होता है उसको ग्लूकोज में परिवर्तन करता है, जिसको ग्लाइकोलाइसिस क्रिया कहते हैं।
ठीक है। और एक होता है इंसुलिन। इंसुलिन क्या करेगा? इंसुलिन का कार्य होता है, मुख्य कार्य, कि जो पोषक तत्वों से, विशेषतः ग्लूकोज से, अमीनो एसिड, फैटी एसिड, इनके बढ़े हुए स्तर को घटाना इसका कार्य होता है इंसुलिन का। यदि पूछे किस प्रकार के हार्मोन से ब्लड ग्लूकोज लेवल घटेगा तो इंसुलिन आपको बोलना है, और ग्लूकागोन से क्या होता है? इससे ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना यहाँ पर। नेक्स्ट है, किस पदार्थ के पकाने को जेलेटिनीकरण या जेलेटिनाइजेशन कहते हैं? किसके पकाने पर ऐसा होता है? ऑप्शन है स्टार्चीकरण, जैलीकरण, श्वेतीकरण, कार्बोहाइड्रेट। किससे ऐसा होता है? तो देखिए स्टार्चीकरण के द्वारा ऐसा होता है। क्या होता है कि जब स्टार्च जो होता है वो ठंडे पानी में एविले होता है, घुलता नहीं है, लेकिन जब उसको उबलते पानी में डाला जाता है तो उसकी कोशिका भित्ति फट जाती है और अंदर से नन्हे नन्हे कण निकल आते हैं, पानी में आ जाते हैं, और स्टार्च जो है वो कैसा हो जाता है? फूल जाता है पानी में, लेई के समान गाढ़ा पदार्थ बना देता है, और इसी को जेलेटिनीकरण कहते हैं या जेलेटिनाइजेशन कहा जाता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, अंकुरीकरण के लिए उपयोग में लाया जाता है। अंकुरीकरण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। ऑप्शन है साबुत अनाज, पिसे अनाज, कुटे अनाज, या इनमें से सभी के द्वारा। तो अंकुरीकरण यानी कि अंकुरित करना किसको प्रयोग में लाया जाता है? तो साबुत अनाजों को इसमें प्रयोग, आप दालों को स्प्राउट करते हो, स्प्राउट दाल हो गई, ठीक है, या चने हो गए, कोई भी है, साबुत अनाजों का हम उसमें प्रयोग करते हैं और इससे विटामिन सी और प्रोटीन की मात्रा इसमें बढ़ जाती है। क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि अंकुरीकरण से किसकी मात्रा बढ़ जाती है? तो विटामिन सी की और प्रोटीन की मात्रा बढ़ जाती है। नेक्स्ट है, खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं। कौन कहलाते हैं खाद्य प्रसंस्करण के जनक? ऑप्शन है लुई पाश्चर, निकोलस एपर्ट, थॉमस सेंटिगटन, विलियम अंडरवुड। तो निकोलस एपर्ट कहलाते हैं और इन्हें कैनिंग विधि का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, कैनिंग विधि का जनक भी इन्हें कहा जाता है। कैनिंग विधि होती है डिब्बा बंद प्रसंस्करण या खाद्य संरक्षण। ठीक है, वायुरोधी डिब्बा बंद मतलब एक डिब्बा होता है, एयर टाइट डिब्बे में कोई भी मुरब्बा, अचार, उसको रख दिया जाता है और उसको उबलते पानी में डाला जाता है ताकि कोई भी बैक्टीरिया वगैरह उसमें ना हो, ठीक है, जीवाणु नष्ट हो जाए। यही कैनिंग विधि कहलाती है। और कैनिंग विधि के जनक या खाद्य प्रसंस्करण के जनक कौन कहलाते हैं? निकोलस एपर्ट कहलाते हैं। नेक्स्ट है, चीनी के कितने प्रतिशत मात्रा मिलाने पर खाद्य पदार्थ खराब नहीं होंगे? तो चीनी की कितनी मात्रा मिलाने पर, या फिर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है जेली बनाने के लिए चीनी की कितनी मात्रा होनी चाहिए? जैम जेली बनते हैं तो उनमें चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए, या फिर आप किसी भी खाद्य पदार्थ को संरक्षित रखना चाहते हैं तो उनमें चीनी की मात्रा कितनी होनी चाहिए यदि वह मीठे खाद्य पदार्थ है? ऑप्शन है 57, 67, 77 या 87। तो 67 इसमें राइट आंसर होगा। 65 से लेके 68 तक जितने भी आपके क्वेश्चन पूछे गए हैं वहाँ लगभग यही रहता है, 65 से 68% तक चीनी होनी चाहिए। जैसे यदि किसी भी खाद्य पदार्थ या फिर जेली आपको बनानी है तो उसमें चीनी की मात्रा 65 से लेकर 68% तक होनी चाहिए। नेक्स्ट है, ब्रेन का सबसे बड़ा भाग है। ब्रेन का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? ऑप्शन है मेरुरज्जु यानी स्पाइनल कॉर्ड, प्रमस्तिष्क यानी सेरिब्रम, अनुमस्तिष्क यानी सेरिबेलम, मेड्यूला ऑब्लिगेंटा। तो कौन सा होता है ब्रेन का सबसे बड़ा भाग? तो सबसे बड़ा भाग जो होता है प्रमस्तिष्क होता है। प्रमस्तिष्क फोर ब्रेन का पार्ट होता है, ठीक है, फोर ब्रेन, और एक होता है मिड ब्रेन, एक होता है हिंड ब्रेन। ठीक है, फोर ब्रेन जो होता है सबसे बड़ा भाग होता है और इसमें भी सेरिब्रम जो होता है वो सबसे बड़ा भाग होता है। सेरिब्रम जो होता है सोचने, समझने, स्मृति का अनुभव हो गया, सुनने, स्पर्श करने, तापमान, इन सभी का अनुभव सेरिब्रम से होता है। ठीक है, अनुमस्तिष्क आपका होता है सेरिबेलम। सेरिबेलम जो होता है शरीर के बैलेंस को बनाए रखता है। मेड्यूला ऑब्लिगेंटा आपके हिंड ब्रेन का पार्ट होता है, ये हिंड ब्रेन का पार्ट है, ये आपका मिड ब्रेन का पार्ट है और ये आपका फोर ब्रेन का पार्ट है। ठीक है, नेक्स्ट है, निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार मानवीय संसाधन हैं कौन से हैं? निकिल एवं डॉर्सी के अनुसार मानवीय संसाधन आपके कौन से कहलाएंगे? ऑप्शन है समय, शक्ति, धन, कुशलताएं, ज्ञान शक्ति, शक्ति, समय, सामुदायिक सुविधाएं, या उपरोक्त में से कोई नहीं।
तो देखिए सबसे पहले तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि मानवीय संसाधन आपसे पूछा है। एक होते हैं मानवीय और एक होते हैं अमानवीय। मानवीय संसाधन वंशानुगत होते हैं, उनको आप मतलब किसी भी मनुष्य में यदि वो होंगे उनको आप अलग नहीं कर सकते, जैसे कि किसी का ज्ञान हो गया, कुशलता हो गई, उसकी योग्यता हो गई, समय, ऊर्जा यानी कितनी उसमें एनर्जी है, तो उनको आप अलग नहीं कर सकते, ये मनुष्य के खुद के होते हैं, तो ये मानवीय संसाधन कहलाते हैं। अमानवीय में आपके भौतिक वस्तुएं आ गई, जैसे वस्त्र, भोजन, ठीक है, आवास हो गया, समय, ऊर्जा, धन, मनी हो गया, ठीक है, वो होते हैं आपके अमानवीय। मानवीय संसाधन यहाँ पर पूछा है तो कुशलताएं, ज्ञान और शक्ति ये कैसे हैं, मानवीय हैं। दूसरा यहाँ पर निकिल और डॉर्सी ने समय को यहाँ पर मानवीय संसाधन नहीं माना है, ठीक है। कभी भी क्वेश्चन पूछ ले तो समय को इन्होंने नहीं माना है, तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, ये भी आपका गलत हो जाएगा, इसलिए ठीक है इन्होंने समय को अमानवीय माना है, मानवीय नहीं माना है। दूसरा यहाँ पर ध्यान रखना है कि आपका धन जो है ये कैसा है, अमानवीय है, ठीक है। सामुदायिक सुविधाएं आपकी कैसी होती हैं, अमानवीय होती हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर यही होगा आपका बी, और इसमें समय भी नहीं है क्योंकि निकिल और डॉर्सी ने समय को अमानवीय माना है। नेक्स्ट है, अंडे से कीड़ा बनने तक की अवस्थाओं का कौन सा क्रम सही है। ऑप्शन है अंडा, प्यूपा, लावा, कीड़ा, अंडा, लार्वा, प्यूपा, कीड़ा, प्यूपा, लार्वा, अंडा, कीड़ा, या कीड़ा, अंडा, लार्वा, प्यूपा। तो इसमें राइट आंसर आपका ऑप्शन बी होगा। पहले अंडा होता है, ठीक है, उससे लार्वा निकलता है, लार्वे में दो इनके जो छिद्र होते हैं इनसे सेरेसिन गॉन और फाइब्रिन निकलता है, फाइब्रिन प्रोटीन निकलता है, और इन्हीं के द्वारा ये पूरी तरीके से इस तरीके से जो सेरेसिन गॉन और फाइब्रिन प्रोटीन होता है पूरी तरीके से लार्वा को इस तरीके से कवर कर लेता है, ठीक है। अब इसी से प्यूपा निकलता है। प्यूपा की जो अवस्था होती है जिससे हमें कोकून प्राप्त होता है, अच्छी क्वालिटी का यदि हमें रेशम प्राप्त करना है तो वो प्यूपा से किया जाता है। यदि आपने प्यूपा के समय रेशम को प्राप्त नहीं किया और उसमें से कीड़ा निकल गया तो ये जो सेरेसिन गॉन और फाइब्रिन होता है, ये जो रेशे होते हैं ये टूट जाते हैं, ठीक है। टूट के इनमें से क्या होगा, कीड़ा निकल आएगा, रेशे भी आपको छोटे छोटे प्राप्त होंगे, लंबे रेशे आपको प्राप्त नहीं होंगे। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, परिधानों में रफल्ड कॉलर पर्याय किस प्रकार के गले पर लगाए जाते हैं। किस प्रकार के गले पर ये कॉलर लगाए जाते हैं। ऑप्शन है आयताकार, यू आकार, वी आकार या फिर गोलाकार। तो ये गोलाकार होते हैं, पिक्चर में इनको देख लेते हैं ताकि आपको याद रहे। ये रफल्ड प्रकार के कॉलर होते हैं, ठीक है। यहाँ पर आप गले पे देख रहे होंगे गोलाकार हैं ये, ठीक है, गोलाकार होते हैं और इन्हीं पर रफल्ड कॉलर लगाए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर डी होगा। नेक्स्ट है, बच्चों का विकास निम्न का परिणाम है। ऑप्शन है सिर्फ सीखने का, सिर्फ परिपक्वता का, सिर्फ व्यक्तिगत विभिन्नता का, सीखना और परिपक्वता का। तो बच्चे के विकास का परिणाम होता है सीखना और परिपक्वता का। यहाँ पर एक चीज और है, देखिए जो कभी भी आपको समझ में ना आए क्वेश्चन कि आपको आंसर कौन सा लगाना है, तो जिसमें ओनली और ऑल होता है वो हमेशा ज़्यादातर गलत होता है ऑप्शन, ठीक है। जहाँ पर ऑल होता है, ओनली होता है, वो गलत होते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कि हमें राइट आंसर इसमें से ऑप्शन में से कौन सा होगा, आप चूज़ नहीं कर पा रहे हैं, तो ओनली और ऑल जो होते हैं वो ज़्यादातर गलत ही होते हैं। जैसे यहाँ पर भी आप देख रहे होंगे ओनली है सिर्फ सिर्फ सिर्फ, ठीक है। तो ऑप्शन डी ही आपका इसमें राइट आंसर है। नेक्स्ट है, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किसने किया था। किसने किया था। ऑप्शन है जेम्स हार्ग्रीव्स जो भी है, ठीक है, अर्नेस्ट फेरर, F.G. केलर, C.F. क्रॉस। तो किसने किया था स्पिनिंग जेनी का यानी कताई मशीन का। ऑप्शन है ए ही इसका राइट आंसर होगा। तो देखिए सबसे पहले जो चरखे का जो आविष्कार था भारत में कताई करने वाले जुलाहों द्वारा किया गया था, ठीक है। 14वीं शताब्दी में यूरोप में प्रचलित हुआ, 18वीं शताब्दी में कारखाना प्रणाली का आरंभ हुआ और कताई कार्य जो है वो बुनाई करने वालों द्वारा की जाने लगी। लेकिन 1764 में जेम्स हार्ग्रीव्स थे, उन्होंने पहली बार स्पिनिंग जेनी का आविष्कार किया। यह ऐसी मशीन थी जिसमें एक ही समय में एक चरखे से अधिक चरखे घूमते थे, ठीक है। नेक्स्ट है, वसा की कमी से होता है। वसा की कमी से क्या होता है।
ऑप्शन है क्वाशियोरकर होता है, मेरास्मस होता है, फाइनोडर्मा होता है, ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है। तो क्या होता है? तो देखिए वसा यानी फैट की कमी से क्या होगा? त्वचा सूखी खुरदरी हो जाएगी, त्वचा पर छोटे छोटे दाने निकल आएंगे और तथा इसे टोंड के समान त्वचा भी कहते हैं। ठीक है, इस अवस्था को फाइनोडर्मा कहते हैं। यदि फैट की कमी हो जाती है तो फाइनोडर्मा कहा जाता है। ठीक है, क्वाशियोरकर आपको पता है प्रोटीन की कमी से होता है। ठीक है, मेरास्मस पीईएम यानी कि प्रोटीन एनर्जी की कमी से होने वाला कुपोषण होता है, माल न्यूट्रिशन। फाइनोडर्मा आपका किसकी कमी से होगा? तो ये होता है फैट की कमी से। यदि ऑप्शन में कभी फैट ना हो तो आप विटामिन ए, यदि ऑप्शन में हो तो विटामिन ए की कमी से भी ये देखा जाता है। त्वचा सूखी खुरदरी फाइनोडर्मा जैसी स्थिति देखी जाती है। तो ये 20 MCQ थे। कहीं भी आपको कोई भी डाउट लगता है आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।